अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आईडीए वीकली में वो आपके साथ चीन की मिडल ईस्ट की मार्केट में फ्रेंच रफाल के मुकाबले में J-10C की फरोख्त की कोशिशों पर बात करेंगे। पाकिस्तान और चीन की नेवीज की मुश्तरका सी गार्डियन एक्सरसाइज में सबमरीन की खसूसी शिरकत समेत गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चीन की जानिब से 2017 के बाद पहली मर्तबा एग्रेसिवली अपने J-10C तैयारों को मिडल ईस्ट की मार्केट में पिच करने की कोशिश की गई है। 2017 के दुबई एयर शो के बाद 2023 में दुबई एयर शो में चीन ने अपने 7 J-10C तैयारे इस एयर शो में शिरकत के लिए भेजे हैं। चीन के ये सातों J-10C तैयारे इसकी एयरफोर्स की अगस्त 1 एरोबैटिक टीम का हिस्सा है। चीन दरअसल अपने J-10C के लेटेस्ट वेरिएंट को मिडल ईस्ट की मार्केट को अट्रैक्ट करने की कोशिशों में है, खास तौर पर ऐसे ममालिक जो अमरीकी पाबंदियों और स्ट्रिंग्स को लेकर अमरीकी साख्ता तैयारों को खरीदने से हिचकिचा रहे हैं और रूसी साख्ता एयरक्राफ्ट की बजाय अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को डाइवर्सिफाई करने और दीगर एडवांस सिस्टम से इक्विप करने का मंसूबा रखते हैं, उनके लिए J-10C एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकता है। गो के मुत्तहिदा अरब अमारात बड़ी तादाद में फ्रेंच रफाल का पहले ही इंतखाब कर चुका है, ताहम मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरफोर्स की जानिब से सिंगल इंजन तैयारे की रिक्वायरमेंट अभी भी किसी हद तक मौजूद है। इधर सऊदी अरब भी अमेरिका की बजाय दीगर सप्लायर से तैयारे एक्वायर करने पर गौर कर रहा है। सऊदी अरब की जानिब से कुछ अर्सा पहले फ्रेंच रफाल को बड़ी तादाद में एक्वायर करने की रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ चुकी हैं। मिस्र इससे पहले कैंसिल होने वाली रशियन Su-35 की जगह J-10C में खसूसी दिलचस्पी रखता है। शायद यही वजह है कि चीन ने बड़ी तादाद में अपने J-10C तैयारे दुबई एयर शो में भेजे हैं। आपके ख्याल से J-10C मिडल ईस्ट के किस कंट्री के लिए मुमकिन फ्यूचर एयरक्राफ्ट हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इधर फ्रांस भी अपने फ्रेंच रफाल तैयारे इस एयर शो में भेज रहा है। ताम रफाल एक ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म है और अगर आप J-10C और फ्रेंच रफाल के बारे में मजीद डिटेल्स और इनके सेलिएंट फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इन दोनों टॉपिक्स पर हमारी कम्प्रिहेंसिव वीडियोस का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, पाकिस्तान और चीन की नेवीज के दरमियान मुश्तरका सी गार्डियन सीरीज के एक्सरसाइज के तीसरे एडिशन का बाकायदा आगाज हो गया है। पाकिस्तान और चीन की नेवीज के दरमियान सी गार्डियन सीरीज की हालिया एक्सरसाइज को अब तक की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज करार दिया गया है। इस एक्सरसाइज में जहाँ चीन की टाइप 52D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और टाइप 54A गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हिस्सा ले रही हैं, वहीं इस एक्सरसाइज में ये पहली मर्तबा है कि चीन की नेवी की सॉन्ग क्लास सबमरीन भी बाकायदा पार्टिसिपेट कर रही है। ये अपनी नोयत की गैर मामूली एक्सरसाइज है जिसमें किसी पार्टिसिपेटिंग कंट्री की सबमरीन भी बाकायदा एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान पहले ही 8 की तादाद में चाइनीज साख्ता टाइप 39 सबमरीन्स ऑर्डर कर चुका है, जिनमें से 4 सबमरीन्स इस वक्त चीन में जबकि 4 पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस से गुजर रही हैं। इसी साल ही मई में चीन की जानिब से 4 टाइप 54 AP फ्रिगेट्स पाकिस्तान नेवी के हवाले की जा चुकी हैं। पाकिस्तान नेवी अब इन 4 फ्रिगेट्स को अपने फ्लीट में बाकायदा इस्तेमाल कर रही है और मुमकिन तौर पर ये फ्रिगेट्स हालिया सी गार्डियन एक्सरसाइज में भी बाकायदा हिस्सा लेंगी। फ्रेंड्स, इस सीरीज का पहला एडिशन 2020 को नॉर्दर्न अरेबियन सी में कंडक्ट किया गया था, जबकि दूसरा एडिशन 2022 में चीन के शहर शिंघाई के पानियों में कंडक्ट किया गया था। फ्रेंड्स, तुर्की की TR मोटर के जनरल मैनेजर ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि खान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए मकामी इंजन की डेवलपमेंट पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि कंपनी ने इस वक्त 650 से जायद मुख्तलिफ इंजीनियर्स एम्प्लॉय कर रखे हैं जो इस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। तुर्क कंपनी के जनरल मैनेजर का मजीद कहना था कि इनमें से कुछ इंजीनियर्स इस वक्त यूक्रेन जबकि कुछ TR मोटर की अंकरा और एक और ब्रांच पर काम कर रहे हैं। तुर्क ऑफिशियल उस्मान साइन का मजीद कहना था कि हम इस वक्त अपनी फुल पोटेंशियल के साथ इस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, जबकि इस फाइटर एयरक्राफ्ट को मकामी इंजन के साथ 2029 में इक्विप करने का मंसूबा है। फ्रेंड्स, तुर्की इस वक्त अमरीकी साख्ता इंजन खान कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इब्तदाई 6 प्रोटोटाइप्स पर इस्तेमाल करने का मंसूबा रखता है और इसमें से कुछ इंजन पहले ही अमरीका से वसूल किए जा चुके हैं। ताहम आने वाले अरसे में तुर्की इस फाइटर एयरक्राफ्ट को मकामी इंजन से इक्विप करने का प्रोग्राम शुरू किए हुए है, जिसके बारे में तवक्कुआत जाहिर की जा रही हैं कि मकामी इंजन के साथ गालिबन 2030 के बाद
یہ طیارہ آپریشنل ہو سکتا ہے۔ فرینڈز، میڈیا رپورٹس کے مطابق چائنیز کمپنی ایوے کے تیار کردہ Z-10 اٹیک ہیلی کاپٹرز کو اب 2 نئے قسم کے راکٹ پارٹ سے اکوپ کر دیا گیا ہے۔ نورینکو کمپنی کے تیار کردہ 70 ملی میٹر کے گائیڈڈ ایئر لانچ راکٹس کو اب ان ہیلی کاپٹر سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ ان ہیلی کاپٹرز کو اب پیپلز لبریشن آرمی کی جانب سے 2 ڈیفرنٹ راکٹ لانچر پارٹ سے اکوپ کیا گیا ہے، جو فائر سنیک گائیڈڈ راکٹس کو فائر کر سکتی ہے، جبکہ دوسری 19 ٹیوبز پر مشتمل 70 ملی میٹر کے ان گائیڈڈ راکٹس کو فائر کر سکتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان گائیڈڈ راکٹس اور ان گائیڈڈ راکٹس کو حالیہ دنوں میں کنڈکٹ کی جانے والی ایکسرسائزز میں بھی اس ہیلی کاپٹر سے کامیابی سے فائر کیا جا چکا ہے۔ 5 نومبر کو چائنیز میڈیا کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو فوٹیج میں 19 ٹیوب کی راکٹ پارٹ کو ڈے اینڈ نائٹ لائیو فائر ایکسرسائز میں ان گائیڈڈ راکٹس فائر کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ خیال رہے کہ چائنا پہلے ہی Z-10 اٹیک ہیلی کاپٹر کا لیٹسٹ ویریئنٹ Z-10ME متعارف کروا چکا ہے، جو کئی طرح کے ویپنز کو ایئر ٹو گراؤنڈ مقاصد میں فائر کر سکتا ہے۔ ان ویپنز میں ایئر لانچ لوٹنگ منیشنز بھی شامل ہیں۔ فرینڈز، ترکی کے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے گوگدوگان اور بوزدوگان ایئر ٹو ایئر میزائل کی کامیاب ڈیولپمنٹ کے بعد اب ترکی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ گوخان لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل پر بھی کامیابی سے کام کر رہا ہے۔ راکٹسان اور ٹیوبی ٹیک سیج مل کر گوخان کے نام سے ریم جیٹ پاورڈ ایئر ٹو ایئر میزائلز تیار کر رہی ہیں، جبکہ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق راکٹسان اس میزائل کے لیے سالڈ فیول ریم جیٹ ٹیکنالوجی اور ٹیوبی ٹیک سیج لیکوڈ فیول ریم جیٹ ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہیں۔ گوخان ایئر ٹو ایئر میزائل کی متوقع رینج 200 کلومیٹر سے زائد بتائی جاتی ہے، جبکہ حالیہ گوگدوگان اور بوزدوگان ایئر ٹو ایئر میزائل بنیادی طور پر BVR اور شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں۔ ترکی کے ان BVR اور شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز کو باقاعدہ ترک ایئر فورس کی سروس میں اگلے سال کے اوائل میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ میزائل پہلے ہی ٹیسٹنگ کے پروسیس سے گزر چکے ہیں، جبکہ ان میزائلز کو فیوچر میں قزل علما ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ ترکی نے حالیہ کچھ عرصے میں میزائل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے کئی طرح کے مائل سٹونز اچیو کیے ہیں، جس میں سرفیس ٹو سرفیس میزائل اور سمارٹ ایئر لانچ گراؤنڈ منیشن کے علاوہ ایئر ٹو ایئر میزائلز کی ڈیولپمنٹ قابل ذکر ہے۔ فرینڈز، انڈین میڈیا سورسز کے مطابق انڈین آرمی نے اپنی سرویلنس اور ریکانیسنس کیپیبلٹیز کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی غرض سے اسرائیلی ساختہ ہیرون مارک 2 انمینڈ ایریل ویکلز کو انڈکٹ کرنے کے علاوہ اسرائیلی کمپنی ایلبرٹ سسٹمز کے تیار کردہ ہرمس 900 ڈرونز کو فیوچر میں انڈکٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈین آرمی کی جانب سے ہرمس 900 میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈینس ڈرونز کو اگلے سال میں اڈانی ڈیفنس سے ایکوائر کیا جائے گا، جن کو انڈر لائسنس اب لوکلی پروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈرون الیکٹرانک اور کمیونیکیشن انٹیلیجنس کے علاوہ سرویلنس اور ریکانیسنس مقاصد میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ انڈیا کی جانب سے حال ہی میں امریکی ساختہ ڈرونز کی ایکوزیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور انڈیا کی جانب سے اپنی تینوں مسلح افواج کے لیے امریکی ساختہ ڈرونز بھی ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ انڈین نیوی پہلے ہی امریکی ساختہ سی گارڈین ڈرونز استعمال کر رہی ہے، جبکہ اسرائیلی ساختہ سرویلنس ڈرونز بھی انڈین آرمڈ فورسز کی گزشتہ کچھ عرصے سے سروس میں موجود ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی ہیولسان کی تیار کردہ ان مینڈ گراؤنڈ وہیکل بارکان سے اب مقامی کمپنی کے تیار کردہ ہارپیا 350 لوٹنگ منیشن کو کامیابی سے لانچ کیا گیا ہے۔ بارکان ان مینڈ گراؤنڈ وہیکل کو اب سے کچھ عرصہ پہلے متعارف کرایا گیا تھا، اور یہ آٹونومس وہیکل کئی طرح کے لینڈ آپریشنز میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ ہیولسان کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق اب اس وہیکل سے نئی صلاحیت بھی حاصل کر لی گئی ہے، جس سے ہارپیا 350 لوٹنگ منیشن کو ریکانیسنس، سرویلنس اور اسٹرائک مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جا سکے گا۔ واضح ہے کہ بارکان ترکی کی پہلی ان مینڈ گراؤنڈ وہیکل ہے جس کو وائڈ ورائٹی آف آپریشنز میں اب استعمال میں لایا جا سکے گا۔ ہارپیا لوٹنگ منیشن 15 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، اور یہ 3000 میٹر کے آلٹیٹیوڈ پر ٹوٹل 40 منٹس کی انڈیورنس کے ساتھ مختلف نوعیت کے اہداف کو نشانہ
निशाना बना सकेगा। ख्याल रहे कि हेवनसान की बारकान अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल को 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन के अलावा लेजर गाइडेड मिनी मिसाइल्स और 40 मिलीमीटर के गनरेड लॉन्चर से भी इक्विप किया जा सकता है। ये एक मल्टीपर्पज व्हीकल है जिसे अब से चंद साल पहले बाकायदा मुतारिफ करवाया गया था और इसकी बाकायदा इंडक्शन इस साल शुरू हुई है। ख्याल रहे कि दीगर तुर्क कंपनियां भी कई तरह की अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स पर काम कर रही हैं जिनको मुख्तलिफ नौइयत के ग्राउंड ऑपरेशंस में ऑपरेट और इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से इंडियन नेवी के ज़ेर इस्तेमाल MiG-29 तैयारों को लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन से इक्विप करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है। इस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अगले 12 माह के अंदर इस वेपन की एक्विजिशन और इंटीग्रेशन का काम मुकम्मल करने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में जारी करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया इसराइली साफ्ता रैमपेज एयर लाउंड ग्राउंड मिनीशन को इन तैयारों के साथ इंटीग्रेट और बड़ी तादाद में एक्वायर करने का मंसूबा रखता है और अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि MiG-29 तैयारे के साथ कौन से लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन को आने वाले अरसे में इंटीग्रेट किया जाएगा। वाज़ेह है कि रैमपेज एयर लॉन्च मिसाइल को सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिनीशन कहा जाता है और ये 200 किलोमीटर की रेंज पर मुख्तलिफ नौइयत के अहदाफ को निशाना बना सकता है। तुर्की ने कुछ अर्सा पहले ही UAV-230 के नाम से इसी किस्म का मिसाइल मुतारिफ करवाया है जिसे मुख्तलिफ टर्किश ड्रोन्स के साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है और ये मुख्तलिफ नौइयत के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए सुपरसोनिक स्पीड से ग्राउंड टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। फ्रेंड्स, तुर्क मीडिया सोर्सेस के मुताबिक मकामी कंपनी TÜBİTAK के तैयार करदा कोज़गुन फैमिली के मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड वेपन को अगले साल बाकायदा टर्किश आर्म्ड फोर्सेस की इन्वेंट्री में शामिल कर दिया जाएगा। कोज़गुन मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड वेपन को बुनियादी तौर पर 3 डिफरेंट वेरिएंट में डिजाइन किया गया है और इसके लॉन्ग रेंज वर्जन की रेंज 245 किलोमीटर बताई गई है। इस वेपन को न सिर्फ तुर्की अब अपने अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स पर इस्तेमाल कर सकेगा बल्कि इसे हुरजेट और हुरकुस ट्रेनर एयरक्राफ्ट के अलावा F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट पर भी इस्तेमाल किया जाना है। ख्याल रहे कि इस वेपन के मुख्तलिफ नौइयत के टेस्ट पहले ही कंडक्ट किए जा चुके हैं और अब इसे बाकायदा सर्विस में अगले साल शामिल कर दिया जाएगा। इधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोगदुगान और बोजुगान एयर टू एयर मिसाइल को भी अगले साल टर्किश एयरफोर्स की सर्विस में शामिल कर दिया जाएगा और ये एयर टू एयर मिसाइल न सिर्फ F-16 के साथ इंटीग्रेट किया गया है बल्कि ये फ्यूचर में अकिंजी ड्रोन के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा जिससे तुर्क साफ्ता ड्रोन्स को नई कैपेबिलिटी हासिल होगी। फ्रेंड्स, चाइनीज मीडिया सोर्सेस पे हालिया दिनों में मंजर आम पर आने वाली फुटेज के मुताबिक चाइनीज एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट को पहली मर्तबा BVR एयर टू एयर मिसाइल को फायर करते हुए देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक J-20 के इंटरनल बेस से फायर किए जाने वाले इस एयर टू एयर मिसाइल का नाम PL-10 है जो एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। ख्याल रहे कि J-20 चाइनीज एयरफोर्स में इंडक्शन के साथ साथ कई तरह की अपग्रेड से भी गुजर रहा है जिसमें नए वेपन्स की डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन, इसके अलावा नए इंजन की तैयारी और इस तैयारे पर इस्तेमाल काबिल जिक्र है। वाज़ेह है कि चाइना इस तैयारे पर PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल और PL-12 को भी इस्तेमाल करता है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। इधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज कंपनी की जानिब से J-35 का स्केल मॉडल भी रिलीज कर दिया गया है और चीन गालबन इस तैयारे पर भी तेजी से काम कर रहा है जिसे खास तौर पर चाइनीज नेवी की एविएशन फोर्स के लिए तैयार किया जा रहा है और इसे चीन की फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप J-35 की तमाम सलाहियतों, इसके एडवांटेजेस और गुज़श्ता वेरिएंट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, नॉर्वेजियन कंपनी कॉग्सबर्ग और अमेरिकन रिथियोन की जानिब से हंगरी को इब्तदाई नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की 2 बैटरीज डिलीवर कर दी गई हैं। हंगरी की जानिब से ये दोनों बैटरीज कॉग्सबर्ग और रिथियोन से 2020 में ऑर्डर की गई थी। हंगरी अब नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की इंडक्शन के बाद इन सिस्टम्स को इस्तेमाल करने वाला 13वां कस्टमर बन गया है। ख्याल रहे कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी नॉर्वे की जानिब से नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पहले ही बड़ी तादाद में यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया है
जिसे यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से एक्टिवली रूस के साथ जारी जंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को अब AMRAAM के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन से भी इक्विप कर दिया गया है, जिससे न सिर्फ इसकी सलाहियत में मजीद इजाफा हुआ है, बल्कि ये अब कई तरह के एरियल थ्रेट्स को लॉन्ग रेंज और हाई ऑल्टीट्यूड पर इंटरसेप्ट कर सकता है। हंगरी की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से 410 मिलियन यूरोस का कॉन्ट्रैक्ट 2020 में तय पाया था और इस सिलसिले की 4 बैटरीज इब्तदाई तौर पर जबकि एक बैटरी अगले साल डिलीवर की जाना है। भारत की वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि उनका मुल्क कतर के साथ भारत के 8 साबका नेवल ऑफिशियल के हवाले से कतर से राब्ते में है। फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से बाकायदा अब कतर को सरकारी सतह पर इस केस से मुतालिक अपील दायर कर दी गई है। ख्याल रहे कि कतर ने अब से चंद हफ्ते पहले ही भारत के 8 साबका नेवल ऑफिशियल्स को इसराइल के लिए कतर में जासूसी के इल्जाम में मोर्द इल्जाम ठहराते हुए उन्हें बाकायदा फांसी देने का ऐलान किया था। इन 8 साबका नेवल ऑफिशियल्स को इस साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था, जबकि इन पर मुकदमा चलाए जाने के बाद इन्हें अब से चंद हफ्ता पहले सजाए मौत सुनाई गई थी। फ्रेंड्स, आर्मीनिया के बारे में इतलात है कि उसने इंडियन कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज के साथ $41.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडियन कंपनी आर्मीनिया को एंटी UAV सिस्टम्स प्रोवाइड करेगी। वाज़ेह है कि आर्मीनिया इससे पहले भी इंडियन साख्ता वेपन्स अक्वायर कर चुका है, जिसमें मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स और सवारथी रेडार्स काबिल जिक्र हैं। आर्मीनिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुख्तलिफ ऑफिशियल्स की जानिब से 2 से 3 मुख्तलिफ ओकेजन्स पर इंडियन हुकाम के साथ बाकायदा मुज़ाकरात भी हो चुके हैं। फ्रेंड्स, चीन के बारे में इतलात हैं कि उसकी शिपयार्ड की जानिब से चौथे लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग टाइप 075 की डेवलपमेंट शेड्यूल के मुताबिक प्रोग्रेस कर रही है। ये लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग एक वक्त में 20 हेलीकॉप्टर्स को अकोमोडेट कर सकता है, जबकि इस पर 50 आर्मर्ड व्हीकल्स को भी अकोमोडेट करने की सलाहियत मौजूद है। इससे पहले इस क्लास के 2 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग को बाकायदा चाइनीज नेवी की सर्विस में इंडक्ट किया जा चुका है और तीसरे को बहुत जल्द इंडक्ट कर दिया जाएगा। टाइप 075 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग टोटल 225 मीटर्स की लेंथ रखता है और इस लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग पर 9Z8 हैवी हेलीकॉप्टर्स को भी अकोमोडेट करने की गुंजाइश मौजूद है। चाइनीज कंपनी नोरिनको के बारे में इतलात है कि उसने रॉयल थाई आर्मी को तमाम 60 VT4 टैंक्स डिलीवर कर दिए हैं। 8 नवंबर को कंपनी के स्पोक्स पर्सन की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा गया है कि थाईलैंड की आर्मी को आखिरी 12 टैंक्स भी डिलीवर कर दिए गए हैं, जिसके साथ ही तमाम VT4 टैंक्स की डिलीवरीज मुकम्मल हो गई हैं। थाईलैंड ने इससे पहले 5 VT4 टैंक्स सितंबर में हासिल किए थे, जबकि मुमकिना तौर पर रॉयल थाई आर्मी की जानिब से मजीद 100 टैंक्स भी अक्वायर किए जा सकते हैं, जिनसे उसकी सर्विस में मौजूदा अमरीकी साख्ता M41 और M60 टैंक्स को रिप्लेस किया जाएगा। ख्याल रहे कि VT4 टैंक चीन का तैयार करदा लेटेस्ट जनरेशन का मेन बैटल टैंक है, जो इससे पहले नाइजीरिया और पाकिस्तान को भी एक्सपोर्ट किया जा चुका है। अगर आप इस टैंक की तमाम तर सलाहियतों और इसके खास तौर पर प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। उम्मीद है इस आईडिया वीकली सीरीज की 7वीं एपिसोड में आपको गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।